नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अप्रैल मई जून 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 3 महीने का कालखंड मकर के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं। मासिक राशिफल जहां ग्रहों की गोचरीय स्थितियों का प्रभाव पर्टिकुलर एरियाज पे मैं उसमें विवेचन करता हूं। साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और बड़े ग्रहों के तो वीडियोज़ आते ही हैं गोचर के, बाकी भी ग्रहों के यथासंभव में वीडियो देने का प्रयत्न करता हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत ही विशेष स्थान ग्रहण करता है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ग्रहों के गोचर के अनुसार कुछ बदलाव आते हैं और उसके अनुसार जो लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं, क्या अच्छा संभावितः हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, उसको समझना, इन सब लोगों के लिए इस प्रकार के लोगों के लिए अवश्य जो त्रैमासिक राशिफल है वो बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि इसमें मैं चंद्रमा के गोचर को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के गोचर स्थिति, परस्पर संबंध बनना, उन पर एक विवेचन करता हूँ। और यकीन मानिए अप्रैल मई जून बहुत कुछ हो रहा है। अप्रैल में जहाँ मंगल शनि की युति बनेगी, अप्रैल में सूर्य उच्च के हो जाएंगे, वहीं मई में मंगल स्वराशि के होंगे, अपनी राशि के होंगे, मेष में प्रवेश करेंगे। मंगल पर केतु का प्रभाव आएगा, बुध स्वराशि के होंगे और मई में बृहस्पति और शुक्र की युति भी होगी। और जून तो एक अलग ही रूप दे देगा जीवन को, जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो उच्च की अवस्था के हो जाएंगे और ये बहुत ही विशेष है। और जून जाते जाते बुध वक्री हो जाएंगे तो थोड़ा झटका भी देकर जा सकते हैं। मैं हमेशा बुध के बारे में बोलता हूँ कि देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। हम बड़े बड़े ग्रहों से, शनि केतु से डरते रहते हैं, यकीन मानिए वक्री बुध या बुध कभी कभी सबसे ज़्यादा नुएसेंस, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो देखेंगे कि क्या क्या होता है। लग्न राशि, चंद्र राशि आपकी अगर मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं अप्रैल के महीने के साथ। अप्रैल का महीना विशेष है क्योंकि इसमें आपके लग्नेश शनि की युति मंगल के साथ हो जाएगी। मंगल 2 अप्रैल को राशि बदल के आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। अब देखिए विशेष चीज़ ये है कि मंगल और शनि की जो युति होती है ये विस्फोटक होती है, लेकिन ये बुरी, केवल इसको बुरी नहीं कह सकते बल्कि बहुत कंस्ट्रक्टिव होती है। मैं हमेशा एक चीज़ का उपयोग करता हूँ वर्ड, मंगल शनि इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कितनी कंस्ट्रक्टिव होगी, कितनी डिस्ट्रक्टिव होगी, वो डिपेंड करता है युति कहाँ हो रही है, कौन सी राशि में हो रही है, किस परिस्थिति में हो रही है। तो जब तीसरे घर में मंगल शनि की युति है और ऊपर से सूर्य भी साथ में है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तीसरे घर में ये तीनों ही ग्रह मिलकर शत्रु हंता योग बनाते हैं। तीसरे घर के मंगल, छठे घर के मंगल, ऐसे लोगों से ज़्यादा भिड़ना नहीं चाहिए। वो भले ही आपके सामने आपको ये रियलाइज़ करवा दे कि वो आपके पीछे नहीं है या आपके दुश्मन नहीं है या फिर आपसे बदला लेना नहीं चाहते, पर वो तब बदला लेंगे आपसे जब आप बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। इंग्लिश में कहा जाता है कि रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो वो वही लोग होते हैं। तो ये तीसरे घर वाले मंगल, छठे घर वाले मंगल, इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर आपके भी जीवन में आसपास कोई और अगर आप जानते हैं तो उनसे भले ही वो कह दे कि हम भूल गए, नहीं, जहाँ उनको पहला मौका मिलेगा ना वो रिवेंज लेंगे। तो तीसरे घर का मंगल सूर्य शनि ये शत्रु हंता योग बनाता है।
अब सबसे पहला शत्रु तो हम अपने आप के ही होते हैं यूजुअली। हमें पता है कि हमें ये करना है, हमें पढ़ना है, हमें अपने आप को जॉब में अपग्रेड करना है, कुछ नया कोर्स करना है। बिजनेस करते हैं तो हमें पता है कि भाई हमें मार्केटिंग करनी है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। हम आध्यात्मिक जीवन में तो हमें पता है कि भैया हमें नए शास्त्र पढ़ने हैं, कुछ ज्ञान लेना है, पर हम करते नहीं। पता तो हमें सब कुछ होता है, सबको पता है कि वेट कैसे लूज़ करना है, सबको पता है कि कैसे अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बनाना है, सबको पता है कि सुबह उठेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पता तो सब कुछ है, करता कौन है? बहुत कम लोग करते हैं। आप देखिए साल, अभी हम मार्च में हैं, कई लोगों में से कई लोगों ने जनवरी में, दिसंबर में रेजोल्यूशंस लिए होंगे। अब देखिए कहाँ पे रेजोल्यूशंस। तो क्योंकि तीसरा भाव जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, छठा भाव नहीं इन्वॉल्व होगा, तो आप मेहनत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा भाव जब इन्वॉल्व हो गया तो आप पहले तो मेहनत बहुत करेंगे। तो मेहनत करके सबसे पहला शत्रु है जो हमारे अंदर है कि हमारे आलस्य, हमारा एटीट्यूड जो कभी कभी बहुत लेड बैक हो जाता है, वो कम होगा। फिर बाकी जो शत्रु हैं, बाहरी शत्रु हैं, आपके कलीग्स हैं, आपका कंपटीशन है, उसको आप अंत करेंगे। आपके अंदर बहुत प्रबलता आएगी, आपका साहस बहुत अच्छा रहेगा। कुछ जैसा मैंने कहा ना, कंस्ट्रक्टिव होती है। तो जब तीसरे घर में हैं तो जो भी आपने स्किल सीखी हुई हैं उसके द्वारा कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। जब ये इतने सारे शक्तिशाली ग्रह नवम भाव को देखेंगे ना, तो भाग्य स्थान अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। एक तो प्रारब्ध है आपका कि भाई आप अच्छा प्रारब्ध लेकर पैदा हुए, अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुए। कुछ बहुत ही ज्ञानी लोग कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं होता ज्योतिष, सब मेहनत का फल है। भैया मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, कई लोगों से ज़्यादा ही कर रहा होगा। एक ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति है, शायद वो दिन में 2 मेल भेजे, लेकिन उससे नीचे वाला मेहनत उससे ज़्यादा कर रहा होगा। यूजुअली ये होता है कि शायद वो उतना मे बी डिज़र्विंग ना हो। नीचे वाला जो व्यक्ति है वो बहुत डिज़र्विंग होता है, पर क्या वहाँ तक पहुँच पाता है? वहाँ तक कौन पहुँचता है? जहाँ जिसका भाग्य होता है। तो ये कहना कि भाग्य कुछ नहीं होता, ये तो सरल शब्दों में कहूँ, मे भी थोड़ा हार्श पे लगे कि मूर्खता है। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखिए जो व्यक्ति एक अमीर खानदान में पैदा होगा, उसके जीवन में स्ट्रगल्स होंगे, पर उसके जीवन में वैसे स्ट्रगल्स नहीं होंगे जो व्यक्ति एक गरीब घर में पैदा होगा। उसका तो स्ट्रगल पहले दिन से ही बढ़ जाता है। अमीर खानदान में पैदा होगा, उसका स्ट्रगल ये होगा कि उसको किस प्रकार का खाना खाना है। गरीब घर में पैदा होगा तो उसका स्ट्रगल है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कभी अपने मन का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि भाग्य साथ नहीं, भाग्य इंपॉर्टेंट नहीं होता, मूर्खता है, सरल मूर्खता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं इतने साल से ज्योतिष कर रहा हूँ तो भाग्य ही मैं देखता हूँ कि हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने प्रारब्ध को उस पर भली वो अच्छा ना हो, उनको भली भाग्य का साथ ना मिला हो, फिर भी अपने दम पर वो बहुत ऊपर पहुँचते। वो भी होते हैं पॉसिबल, पर वो पॉसिबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। तो यहाँ पे क्या एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू अ बेटर ह्यूमन बींग, इससे अच्छा टाइम नहीं है। करियर हो, बिजनेस हो, स्किल्स हो, कम्युनिकेशन हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो, हर चीज़ पर इसका अच्छा इम्पैक्ट है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको इम्प्लाई करते हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न में उच्च के होते हैं। इसलिए मैं कई बार ये सूत्र बताता हूँ कि जो ग्रह आपके लग्न में उच्च का हो रहा है, इरेस्पेक्टिव कि वो आपके लिए अच्छा है नहीं बुरा है, वो अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल लाभेश भी हैं, मंगल चतुर्थेश भी हैं, और आपके लग्नेश शनि के साथ बैठे जो धन स्थान के स्वामी। तो धन स्थान लाभ स्थान का मिलन बहुत धन देगा। और अष्टमेश भी हैं तो अचानक से धन आएगा। ये भाव अष्टम से अष्टम है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स वाले लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अत्यंत शुभ योग है। इसका उपयोग नहीं किया तो कुछ नहीं किया, फिर बैठे रहिए कि हाँ अगली बार कुछ होगा। ये देखिए, ग्रहों की गोचर स्थिति बताती है कि आपको कब क्या करना है। हर व्यक्ति का वो एरिया अलग हो सकता है, तो ये इस एरिया का, इस टाइम का उपयोग कीजिए आप। भाई बहनों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कलीग्स से झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ओवर पावरिंग रहेंगे, डोमिनेटिंग रहेंगे आप थोड़े से। प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा योग है। अगला गोचर 11 अप्रैल को होगा और वो बुध का होगा। बुध यहीं पे आ जाएंगे मीन में। अब किसी ने पूछा था, मैंने एक बार बताया था कि क्या ये नीच भंग है। देखिए बाय डेफिनेशन नीच भंग की बहुत डेफिनेशंस निकाल दी गई है, क्योंकि एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर एक ग्रह नीच का हो रहा है और अगर उसका स्वामी
वहाँ से केंद्र में है जो भी यहाँ पे हो रहा है, तो वो नीच भंग है। लेकिन मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से ये प्रॉपर नीच भंग नहीं होता। प्रॉपर नीच भंग तभी बनता है जब जैसे यहाँ पे बुध है तो यहाँ पे शुक्र होते, बृहस्पति होते। लेकिन एक नीच का ग्रह तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपके अंदर ना हिम्मत आ जाएगी बदलाव की, आप जो सोच रहे थे करने का वो कर पाएंगे। बुध उपचय भाव के स्वामी है तो उनका उपचय भाव में आना बहुत गति देगा। वो भाग्येश है, नीच के हो रहे हैं और शनि के साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य, दोनों तीनों ही उग्र स्वभाव के ग्रह। तो आप रुकेंगे नहीं, यहाँ पे आपको हराना नामुमकिन हो जाएगा। आप लोगों का जवाब भी दे पाएंगे, लोगों को डोमिनेट भी कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसका टाइम ये सबसे अप्रोप्रिएट है। बस अपना जो कम्युनिकेशन है ना उसको बहुत एप्ट रखिएगा, मतलब कि अगर एक लाइन होनी चाहिए तो एक ही लाइन, अदरवाइज यहाँ पे आप अपना मूल्य कम कर देंगे। कम बोले, स्पष्ट बोलें और प्रभाव वाला बोलें। कोई लीगल केस अगर चल रहा था तो उसमें भी विजय प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम। भाई बंधुओं से थोड़ा सा बच के रहे, मतलब कि उनसे मे भी पैतृक संपत्ति को लेकर भी कुछ वाद विवाद हो सकते हैं इस टाइम में, और वैसे भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आए दिन आजकल तो आप देखते ही होंगे कि रिश्ते टूट जाते हैं। जो सहोदर है एक ही उधर से निकला हुआ है, निकली हुई है, कुछ भूमि के लिए दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इस बात को बहुत सरलता से सुलझा लेना चाहिए, सबसे अच्छी बात यही है। पर यूजुअली वैसा होता नहीं। मैंने कहा ना कि जो बंधन था एक प्यार का, कि जहाँ पे एक दूसरे को, मतलब कि एक बहन राखी बांधती थी, अगर भाई भाई हैं तो एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को राजी थे, लेकिन एक ज़मीन के टुकड़े के लिए कभी कभी वो रिश्ते दुश्मनी में बदल जाते हैं। तो अगर ऐसा चल रहा है, मैं तो कहूँगा सरलता से बैठकर उसको सॉल्व कर लीजिए। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य चौथे घर में आ जाएंगे, उच्च की अवस्था में हो जाएंगे। बहुत अच्छा है उच्च का होना, क्योंकि चौथे घर में अगर ग्रह उच्च का होता है तो चौथा घर बली होता है। फिर से अष्टमेश है तो पैतृक संपत्ति में कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ बनाना है, अच्छा है। यहाँ से सूर्य 10वें घर को देखेंगे तो जो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए अच्छा है। थोड़ी रिकॉग्निशन भी हो सकती है, लेकिन सूर्य का दिग्बल समाप्त होगा यहाँ पे। तो क्या होगा ना, कार्य क्षेत्र में स्पेशली मे बी आपकी वैल्यू उतनी ना हो, मे बी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील ना करें बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा सूर्य के दिग्बल समाप्त होने के कारण होता है। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य पर केतु का प्रभाव भी है। केतु अष्टम से देख रहे हैं तो ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी डालेगा आपके जीवन में। ये वो टाइम है जब थोड़ा सा ना आप अध्यात्म की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अच्छा है, जो कि 19 अप्रैल को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, टॉरस में। ये भी एक प्रकार से श्रेष्ठ है क्योंकि अपनी ही राशि में आ रहे हैं और योग कारक है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे तो ये और भी श्रेष्ठ है आपके लिए। तो धन का योग बहुत सुंदर बन रहा है। और जब योग कारक बली होता है ना तो बहुत काम अचानक से बनना शुरू होता है। ये वो टाइम है जब आपके कई कार्य बहुत आराम से बनेंगे, क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर जाएगी आपकी। और ये जो शुक्र है ये शनि से दृष्ट है, यानी कि लग्नेश और योग कारक का संबंध बन रहा है। तो पहले क्योंकि तीसरा भाव आपका बहुत एक्टिवेट हुआ था, अब लग्नेश का योग कारक से संबंध बन गया। तो ये अप्रैल का महीना तो आपका बहुत हाईली प्रोडक्टिव दिख रहा है। स्टूडेंट हैं आप, जॉब करते हैं, इवन बिजनेस, क्योंकि सप्तम से लाभ में हुआ है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। रिलेशनशिप थोड़ा सा वेवी रहेगा क्योंकि शुक्र का पंचम में आना अच्छा है, लेकिन शनि का प्रभाव भी है। तो कभी कभी ये फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम या लैक ऑफ अट्रैक्शन या लैक ऑफ इमोशंस क्रिएट कर देता है। जो लोग रिलेशनशिप में रहे हैं उनको कभी कभी लगता होगा कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है ना कि ना कनेक्ट नहीं हो पाता पार्टनर से। फिर व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हुआ है, पर ऐसा क्यों फील हो रहा है? वहाँ पे ग्रहों का ही प्रभाव होता है। तो ये भी लेकिन अच्छा गोचर है आपके लिए। इसके बाद 30 अप्रैल को बुध का गोचर होगा और बुध चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे। नीच की अवस्था से निकल गए, मेष में आ गए, बुध आदित्य योग बन गया। भाग्येश आपके चौथे घर में आ गए तो राजयोग बन रहा है और उच्च के बुध के साथ बहुत सुंदर बुध आदित्य योग बन रहा है। उनके दोनों 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में बहुत आप अपना माइंड यूटिलाइज कर पाएंगे। केतु का प्रभाव है तो
सूर्य थोड़ा सा आत्ममंथन करवाते हैं। जब बुध आते हैं तो व्यक्ति को समझ आता है कि गलतियां कहाँ पे कर रहे थे, तो उन गलतियों को भी फिर आप सुधार पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो जिनको एसिडिटी रहती है, हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, कार्डियक इश्यूज हैं, जिनको नसों की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन आदि रहता है, या बॉडी में वीकनेस बहुत रहती है, उनके लिए महीना थोड़ा कष्टकारी जाएगा। लेकिन प्रोडक्टिव महीना है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलते हैं मई के महीने की तरफ। मई के महीने में जो पहला गोचर होगा वो होगा 11 मई को, और वो होगा चौथे भाव में। मेष में आ जाएंगे मंगल, और स्वराशि के हैं, और पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, जो आपके लिए और भी विशेष है। सूर्य के साथ बैठे हैं। अब सूर्य उच्च के हैं, मंगल स्वराशि के हैं, तो ये दोनों ही ग्रह स्थान बली हैं, लेकिन दोनों का ही दिग्बल शून्य हो गया। अच्छी चीज़ क्या है, चौथा भाव प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, मंगल चौथे घर के स्वामी, तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है। सूर्य जो है वो अष्टमेश है, तो आपको अपने पैतृक संपत्ति पे कुछ काम करवाना है। कभी कभी होता है, व्यक्ति सोचता है कि चलो भाई शहर में तो एक दो घर हैं, प्रॉपर्टी भी है, थोड़ा कोई बड़ी प्रॉपर्टी अपने गांव में ले लेते हैं। अधिकतम लोग नहीं सोचते, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अगर उसके पास पैसा होता है, वो सोचता है चलो वहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, आप में भी कभी उसको बेचना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमेशा रखना चाहिए आपका जो पैतृक स्थान है, क्योंकि रिश्ता टूटते फिर टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई पैतृक जगह पे अपने कोई ज़मीन लें, अच्छा टाइम है। और कभी कभी कुछ लोग बड़ी ज़मीन लेना चाहते हैं कि ना, फार्म हाउस के लिए या एग्रीकल्चर ज़मीन लेना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है, तो इसका उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। केतु का प्रभाव क्योंकि अष्टम पे है, तो ये पैतृक संपत्ति से जुड़े कामों को जो अटक रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल लाभेश है, तो ये एसेट्स की वृद्धि, धन का लाभ, गोल्ड, बॉन्ड्स, इन सब में भी लाभ देगा आपको। और शनि जो है वो आपके सूर्य जो है वो आपके अष्टमेश है, तो जब अष्टमेश और लाभेश साथ में बैठेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बन जाता है, तो ये बहुत श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाइए। यहाँ पे क्योंकि केतु का प्रभाव रहेगा मंगल पर और सूर्य बुध पर, तो जैसे मैंने कहा ना, पहले आत्ममंथन होगा, फिर गलतियां पता होंगी। जब मंगल आएंगे तो अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, क्योंकि मंगल केतु दोनों का जो दिग्बल है वो यहाँ पे शून्य है। ये मंगल सातवें घर को देखेंगे तो मैरिड लाइफ में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगले गोचर की तरफ चलते हैं। 14 मई को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे। गुरु शुक्र की युति बनेगी, जो यूजुअली साल में एक बार बनती है, लेकिन इस बार 2 बार बनेगी, क्योंकि अभी गुरु राशि बदल लेंगे, फिर शुक्र तो अपनी राशि 1 महीने से कम के समय ही बदल लेते हैं। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह, वैसे शुक्र बहुत अच्छे नहीं माने जाते छठे घर में, लेकिन क्योंकि गुरु है यहाँ पर, और गुरु क्या है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र क्या है, वो योग कारक है। तो लीगल प्रॉब्लम्स, अथॉरिटी से प्रॉब्लम, सरकारी प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, काम बहुत अटक रहे थे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना था, कोई पैसा फंसा हुआ था, इन सब के लिए दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। क्योंकि शुक्र दशमेश है, अर्थ त्रिकोण में ही आ गए, तो करियर में जो दुविधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, लेकिन हाँ, थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकता है। गुरु जहाँ पे दूसरी ओर आपके एक उपचय घर के स्वामी हैं, तो अचानक से आप देखेंगे ना कि जो गति चली गई थी जीवन से, वो गति यहाँ पर आना शुरू होगी। ये दोनों ही ग्रह मिलकर 12वें घर को देखेंगे तो बदलाव लाने का मौका मिलेगा। जब शुभ ग्रह 12वें घर पर प्रभाव डालते हैं, छठे घर पे जब शुभ ग्रह आते हैं तो कभी कभी स्ट्रगल्स बहुत आराम से दूर हो जाते हैं। सिमिलरली जब 12वें घर पर प्रभाव रहता है तो ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ईजनेस रहती है। 12वें घर पर जब गुरु शुक्र का प्रभाव होता है तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे खर्चे अवश्य आपके ज़्यादा होंगे। सेहत का ध्यान दें, जिनको इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, डायबिटीज़ आदि है, उनकी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। 15 मई को गोचर होगा सूर्य का, लेकिन सूर्य का अकेला गोचर नहीं होगा, बुध का भी होगा, तो दोनों ही आपके पंचम भाव में 15 तारीख को आ जाएंगे। फिर से बुध आदित्य योग बना। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि बुध आदित्य योग बहुत कॉमन योग है। जितना योग अनकॉमन होगा उतना ही योग बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला या बहुत प्रभावशाली होगा। गजकेसरी योग बहुत कॉमन है,
30% 35% कुंडली में आपको गजकेसरी मिल जाएगा। बुध आदित्य योग बहुत कॉमन है। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवाते हैं उसमें बुध आदित्य योग है तो अभी रिसेंटली एक महिला ने कुंडली दिखाई थी, बोलती मेरे बेटे की कुंडली में तो बुध आदित्य योग है, लिखा हुआ है कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पढ़ाई में अच्छा होगा, लेकिन 2 बार फेल हो चुका है, तो ऐसा क्या करना। मैंने कहा बुध आदित्य योग है, अष्टम में बना हुआ था, बुध वक्री थे और भी कुछ प्रभाव था, मे भी राहु का इम्पैक्ट था, तो ध्यान ही लगता बच्चे का, तो फिर वो अलग, ठीक है उसमें क्या कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन पहले समझना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है। केवल देख लिया बुध आदित्य योग है फिर उससे कुछ नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ लोगों को कि राशिफल इज़ फॉर डूज एंड डोंट्स। कभी भी आपके जीवन में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जिस भी ज्योतिषी को मानते हैं उनके पास जाइए मार्गदर्शन के लिए। ये एक्सपेक्टेशन से मत जाइए कि वो अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूँ अगर ज्योतिष हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता तो खुद ही कितना बड़ा बन जाता, क्योंकि जो ऐसे ज्योतिष क्लेम करते हैं ना वो ज्योतिष के स्तर को गिराते हैं। आज आप ज्योतिष को ढूंढने जाओ, ज्योतिष के बारे में दुनिया भर के उपाय कि ये उपाय कर लो, हाथ पे लिख लो तो आप कल करोड़पति बन जाओगे, पता नहीं क्या क्या। ऐसा हो सकता है क्या? खुद सोचिए। पर लोग जाते हैं क्योंकि लोगों को शॉर्टकट से। पहले समझो कि भाई प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कब तक चल सकती है। एक ज्योतिष का काम होता है ये बताए कि भाई ये दिक्कत किस ग्रह के कारण आ रही है, कब तक चल सकती है, कब तक सुलझ सकती है, फिर क्या रेमेडीज कर सकते हैं ताकि आप उसको उसके जो प्रभाव उसको कम करें। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का बनना ये नहीं कि बहुत अनकॉमन होगा, लेकिन हाँ पंचम में बुध आदित्य योग का बनना यानी कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि एक तो बुध नवमेश हैं, अष्टमेश हैं, तो ये आपको बहुत आइडियाज़ देगा स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत शुभ योग बन रहा है। बुध एक और बार राशि बदल लेंगे मई में, उनका ये नॉर्मल एक अवस्था है कि वो 2 हफ्ते में राशि बदल लेते हैं, तो वो आके छठे घर में। अब देखिए 3 शुभ ग्रह, शुक्र गुरु तो नैसर्गिक शुभ हैं, बुध कंडीशनल है कि भाई अगर ये शुभ ग्रहों के साथ बैठेंगे तो शुभ है, नेगेटिव ग्रहों के साथ बैठेंगे तो नेगेटिव है। ये उनकी एक कह सकते हैं उनका व्यक्तित्व है, उनका चरित्र है। तो जब ये बुध जो है गुरु शुक्र के साथ बैठेंगे तो शुभता बढ़ती है, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत शुभ है आपके लिए। छठे घर में बुध गुरु शुक्र, यानी कि आपको ना अपनी कभी कभी हमें अपनी गलतियां ऐसे आंखों के सामने दिखती है कि तब ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, लेकिन जब ये शुभ ग्रह है तो आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी मिलेगा। 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं और बुध छठे घर के, तो बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना उनसे निकल पाएंगे। तो इसका उपयोग कीजिए, करियर में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। बस फालतू में लोगों से उलझिएगा मत। ये ऐसा टाइम है लोग जानबूझकर आपको प्रवोक करेंगे और आपके टाइम को वेस्ट करेंगे। रिश्तेदारों से भी जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहे। कह सकता हूँ कि महीना ठीक ठाक है आपका। चलते हैं अगले महीने की तरफ, जो कि है जून। जून का महीना तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को ही राशि बदल देंगे। 12 साल बाद उच्च की अवस्था में आ रहे हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए 2025 के एंड में आए थे, पर वो बहुत कम टाइम था। यहाँ पे वो मूलतः 1 साल तक रहेंगे। यहाँ पे भी क्योंकि अतिचारी हैं, अतिचारी होंगे, अतिचारी हर साल होते हैं, वो कुछ डिग्री के हिसाब से है कि वो कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सप्तम भाव में, और सबसे बड़ी बात है ये उच्च के बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर रहेगी। ये आपके लिए एक्सपेंशन का मौका है, एक्सपेंशन का टाइम है। अपने आप को उस अवस्था में लेकर जाने का टाइम है जहां से फिर आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। अत्यंत शुभ समय है। हाँ, इसके कुछ थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है या इम्पोर्टेंट बात है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं यहाँ पे इसको बहुत कवर कर ही नहीं सकता चाहूँ भी तो। जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति हो, शनिदेव हो, राहु केतु हो, इन 4 ग्रहों के वीडियो मेरे बहुत विस्तृत आते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह जब ये राशि बदलते हैं ये जीवन के हर एरिया पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक जून में है गोचर, तो मई में इन ऑल प्रोबेबिलिटी वीडियो आ जानी चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत कहूँ तो जीवन में बैलेंस आएगा, स्थिरता आएगी, एक्सपेंशन का मौका मिलेगा, विवाह का योग बनेगा। उच्च के गुरु लग्न को देख रहे हैं तो संतान प्राप्ति का योग होता है, और क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है तो बदलाव का मौका मिलेगा। 3रे घर के स्वामी उच्च के हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन 12वें घर के स्वामी बीमारियां भी ला सकते हैं, खर्चे भी बहुत बढ़ा सकते हैं।
अगले गोचर की तरफ चलते हैं। 8 जून को शुक्र फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। बहुत शुभ है आपके लिए। शुक्र आपके योग कारक हैं, गुरु आपके उच्च के बैठे हैं, सप्तम भाव इतना बली हो गया। विवाह, जिनका विवाह नहीं हो रहा था और करना चाहते थे, इसमें दो अलग चीज़ होती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति, आपका बच्चा या कोई भी बोल रहा है कि मुझे विवाह नहीं करना, तो उसको फोर्स मत कीजिए। अगर उसको लगता होगा कभी, आजकल पेरेंट्स में ना बस कि रिश्तेदार क्या, मैं कई बार देखता हूँ रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेट हो गया है। अरे भैया, उस बच्चे को खुश रहने दो। क्या ये अच्छा रहेगा कि आप शादी करवा दे फिर टूट जाए, वो खुश नहीं रहे? कई लोग नहीं चाहते शादी करने, हर व्यक्ति नहीं बना होता शादी के लिए, ये सत्यता है। कुंडली कभी भी बताती है कि भाई नहीं शादी करो, तो वो अलग बात है। पर हाँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि शादी करना चाहते हैं, डेस्परेटली करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर नॉर्मल अवस्था भी है, भी चलो एज है, दशा ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। कभी कभी होता है कि एज ज़्यादा हो जाती है, कुछ और दिक्कत आती है, उनके लिए भी ये योग बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। बिजनेस में अत्यंत लाभ मिलेगा। 10वें घर के स्वामी है शुक्र, सप्तम में बैठे हैं, तो ये प्रमोशन का भाव होता है, तो प्रमोशंस के योग बनते हैं। धन तो इतनी तेज गति से बढ़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर जो है उनको भी पैसा मिलेगा। बिजनेस में अलग ही लेवल पर पहुंचने का टाइम है। और शुक्र योग कारक है उच्च के गुरु के साथ, यानी कि पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, एकदम नाम आपका बन जाना, बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद 15 जून को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य मिथुन में आ जाएंगे, छठे घर में। विपरीत राजयोग बनाएंगे, बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो फिर से लिखा पढ़ी के कामों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हिडन मनी के लिए, पैसा फंसा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव होगा सूर्य बुध पर, तो ये थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी कभी कभी बढ़ा देते हैं, तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं इस टाइम पे कोई, तो ले लीजिएगा। 21 जून को मंगल का गोचर होगा और मंगल वृषभ में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा है कि दिग्बल थोड़ा सा उनको प्राप्त, मतलब कि जीरो दिग्बल से निकल जाएंगे। यहाँ पे उनका चौथे घर में उनका दिग्बल शून्य होता है, और उससे एकदम जब 180 डिग्री आ जाते हैं तो दिग्बल उनका पूरा हो जाता है। पूरी कुंडली अगर हम देखें तो 360 डिग्री की होती है। तो मंगल का गोचर हो जाएगा और मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ठीक है। लाभेश है लक्ष्मी स्थान में, तो लाभ बढ़ेगा। चौथे घर के स्वामी पंचम भाव में है, तो कोई प्रॉपर्टी आदि रेंट आउट करनी है उसके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है, तो कुछ सडन ब्रेकअप्स यहाँ पे हो सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है अपनी सेहत का, अदरवाइज तो ठीक है, धन आदि के लिए अच्छा योग है। इसके बाद बुध का गोचर होगा एक और बार, और वो शुक्र के साथ गुरु के साथ बैठ जाएंगे। भाग्येश हैं, अभी जैसे मैंने कहा था कि शुक्र गुरु नैसर्गिक हैं, बुध कंडीशनल हैं, तो सप्तम भाव बहुत बली हो गया। तो मुझे लगता है कि जून में आपका प्रमोशन, आपका रिकॉग्निशन, इन सब का योग बहुत अच्छा बन रहा है। जीवन में एक उत्साह, उमंग, 3 शुभ ग्रह लगन को देखेंगे तो जीवन की कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो ये समय तो आपका बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, आप में एक सकारात्मकता रहेगी। लेकिन यही बुध जो है 29 जून को, 22 जून को आए, 29 जून को वक्री हो जाएंगे। तो जाते जाते, जैसे मैंने कहा था, जून में एक झटका देकर जा सकते हैं। कोई सरकारी बाधा, डाइवोर्स केस, डाइवोर्स होना। अब मैंने शुक्र गुरु की बात करी, मैंने योग की बात करी थी विवाह के। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, तो लड़ाई झगड़े होंगे। बुध यहाँ पे आके जो सप्तम से 12वें के स्वामी और छठे घर के स्वामी हैं, ये बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बहुत अच्छा टाइम तो नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अटेंटिव यहाँ पे रहिए। मैरिड लाइफ के लिए, इमेज के लिए, बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस में कोई नाम आपका खराब कर सकता है, या फिर आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए वैसे महीना ठीक ही है, कुछ अंत में आकर बुध दिक्कत दे सकते हैं। तो ये था 3 महीने का कालखंड। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको हनुमान जी को केसर की खीर का भोग लगाना है, जिसमें 5 प्रकार के मेवे हों और साथ ही में उसमें थोड़ा शहद हो। हनुमान जी के सामने 3 सरसों के और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। सभी में आपको गेहूं के दाने डालने हैं, और वहीं पर बैठकर ओम सूर्यपुत्राय नमः और ओम अंजनी पुत्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी मंदिर में काली उड़द
काले चने और चावल का दान कीजिएगा। किसी भी एनजीओ में जानवर की हो, वृद्धजनों की हो, जो भी आपको लगता है आपके आसपास है जिस पे आपको भरोसा है, वहाँ पे कुछ भी डोनेट कीजिए। गौशाला में चारे का और फलों का दान कीजिए। हो सके तो अगर दवाइयों का कर सकते हैं, जो भी उनको आवश्यकता है उसका कीजिए। और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।